अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी कि इमरान खान गुज़श्ता रोज़ भी अदालत में पेश हुआ, खौफ की जंजीरें तोड़ता हुआ, सर पे वो कंटोप पहना हुआ है और क्या वो अजीब बेहूदगी। और आने वाला जो रोज़ है उसमें भी उसे तोशा खाना केस में तलब कर लिया गया है, जिसमें अब सजाएं और गिरफ्तारी, जेल, ये सब कुछ सामने की बात है, इसमें कोई खबर नहीं है। इस हवाले से मलक रियाज और आजम खान के नाम आ रहे हैं कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। कुछ इस पर बात करते हैं और उसके अलावा बात करते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब अब पहुंच चुके हैं। क्या उनकी प्लानिंग्स हो सकती हैं? वो सरमायाकारी देख रहे हैं आने वाले वक्त में। कुछ इस पे बात करते हैं और इसके साथ ही जुड़ी हुई कि यानी अब इस वक्त नून लीग की हुकूमत है वहाँ, और जो वजारत ख़जाना है वो इसहाक डार साहब चला रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ के ना होने से जो पेंशन्स पे यानी जो फ़र्क पड़ा है हुकूमत की कारकर्दगी में, वो सबके सामने है। और पेंशन्स में जो इजाफा किया गया है, इस बारे में मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत ज़्यादा बेचैनी है पंजाब में, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। वो बेचैनी क्या है वो भी कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखता हूं, और इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि लीडर क्या होता है। यानी उसकी पार्टी हुकूमत कर रही है लेकिन वो खुद पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर ये शरारतें हो जाती हैं। अगर लीडर वहाँ मौजूद होता है तो फिर यानी बेहतर उम्मीदें वो कैसे, मैं आपको उसकी मिसाल आदाद व शुमार के साथ दे देता हूँ। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू ज़ाहिर है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की, और वो जो कि अब होना ही है, और इसके साथ मलक रियाज और आजम खान की जो खबरें हैं। देखिए, ये जो खबरें हैं कि फ़लाँ वादा माफ़ गवाह बन गया या फ़लाँ वादा माफ़ गवाह बन गया, ये भी एक तरह की स्ट्रैटेजी हुआ करती है, यानी आसाब तोड़ने के लिए। तो मुमकिन है ये वो स्ट्रैटेजी हो, मुमकिन हकीकत है। मलक रियाज के बारे में एक वाक़या मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी समेत और नवाज शरीफ समेत और सब पे वो एक अजीब गरीब स्याह दौर था, तो इमरान खान की ज़ाहिर है कि बड़ी ख्वाहिश थी कि टांग दो और सबको ये कर दो वो कर दो। तो मलक रियाज को एक इसी सिलसिले में एक बड़ी फरमाइश से इमरान खान ने फरमाइश की अपने पसंदीदा अस्करी ऑफिसर्स से कि इसको, मलक रियाज को बुलाओ, बिठाओ और तोड़ दो, इसको गवाह बनाओ, वादा माफ गवाह बनाओ आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जब वो काफ़ी सारे, यानी आप कह लें कि डराने वाले वो जो लोग होते हैं, वो दाएं बाएं बैठे हुए थे उस महफिल में, एक ऑफिशियल मीटिंग में, और मलक रियाज से ये कहा गया कि आपकी गवाही चाहिए आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। तो उसका जवाब ये था कि जी 10 रुपए की ये गोली मिलती है। पंजाबी में उसने कहा, उन्होंने कहा जी 10 रुपए की गोली मिलती है, ओ मरवा दो मैनू, मतलब है, लेकिन मैं ये काम मैं नहीं करूँगा। जिस आदमी के साथ मेरी दोस्ती है, जिस आदमी के साथ मैंने खाया पिया है, मैं उसके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। इसी मलक रियाज पर बहुत दबाव एक ज़माने में डाला गया, इसी दौर में, शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों के खिलाफ गवाही दे दो, कुछ कर दो। लेकिन उसका जवाब इमरान खान को भी यही था उस ज़माने में कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ये दो मैंने मिसाल आपको दी हैं। अब इसको पस मंज़र को रख कर ये देख लीजिए कि क्या वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। ये दो मिसालों का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि मलक रियाज कभी ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। जो काम दूसरे ने करना है उसकी जिम्मेदारी कोई और कैसे ले सकता है? हमें देखना होगा कि मलक रियाज का ताल्लुकात यानी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से किस नौयत के हैं और इमरान खान से किस नौयत के हैं। अब उन ऑडियोज़ की तरफ आ जाइए जो आपने भी सुनी है, सबने सुनी है, जिसमें मलक रियाज की साहबजादी जो हैं वो गुफ्तगू कर रही हैं मलक रियाज से और बता रही हैं कि बुशरा और फरा गोगी वगैरह की जो फरमाइशें, ना ख़त्म होने वाली हीरे जवाहरात, वो जो सारी गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू को अगर आप पस मंज़र में रखें तो फिर आपको मालूम होगा कि मलक रियाज के साथ इमरान खान या बुशरा या खावर माने का या फरा गोगी वगैरह का जो रवैया था वो बहुत दोस्ताना नहीं था, वो लूट मार का था। यानी वो उसको लूट रहे थे। ज़ाहिर है सरमायादार क्या करेगा, अगर उसको लूटा जाएगा वो आगे चल पड़ेगा। यही होगा इस निज़ाम में, यही होगा। तो क्या मलक रियाज अब इमरान खान के खिलाफ गवाही देगा? वेल, मुमकिन है ऐसा हो जाए, क्योंकि वो जो ताल्लुकात इमरान और खान और उसके साथियों ने अगर बुरा सलूक किया है तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हरकत की बात नहीं होगी। वादा माफ गवाह इस तरह से तो नहीं होगा। मलक रियाज ने, जाहिर है कि इतने अरसे से वो कारोबार करता आया, आगे भी उसने कारोबार करना है। जिसकी भी हुकूमत होगी, जो पार्टी भी हुकूमत में होगी, जो भी वज़ीर आला होगा, जो भी सिंध का या पंजाब का या पख्तूनख्वा का, जो भी जहाँ जहाँ भी, और जो भी वज़ीर आज़म का, उसने तो काम करना है। इसी वजह से वो यकसा मकबूलियत भी रखता है। तो अब देखने की बात यह है कि इन बातों में कितनी सदाकत है, वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। पस मंजर बहाल मैंने आपको बता दिया। आजम खान के बारे में भी यही। आजम खान आखिरी नतीजे में सरकारी नौकर है, और जाहिर है कि ऐसे लोगों को अपना कैरियर सबसे पहले अजीज होता है, और अगर वो वादा माफ गवाह बन गया फिर तो टाइम फिश है, फिर तो हर चीज़ ही ऑब्वियसली सामने आ जाएगी। लेकिन सवाल कुछ और है।
सवाल ये है कि ये जुल्फकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, या अब जो हम देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो मंसूबे बनते हैं, ये यानी इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी कि ये अबसार आलम ने कल समा टीवी के एक प्रोग्राम में कल या परसों एक बहुत अच्छा वर्कआउट कर गया, वो बहुत उसने ठीक, क्योंकि बोलने नहीं दे रहे थे सेंसरशिप, वो जनरल मुशर्रफ के बारे में सवाल कर रहा था। अबसार आलम बिल्कुल ठीक कर रहा था कि वो जनरल मुशर्रफ जिसने अपना हल्फ तोड़ा, जिसने कारगिल करके 2 मुल्कों को एटमी जंग के धाने पे पहुंचा दिया, हमारी प्रोग्रेस, हमारी यानी प्रॉस्पेरिटी, हमारी खुशहाली, कश्मीर का हमारा मसला वो इज्जत से हल होने जा रहा था। इन 23 सालों में हम कहीं खुशहाल होते, ये हम बर्बादी हमारे यहां ना होती। इस यानी वो जो हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ वो जंग, वो सारे लोगों का चले जाना, ये सारे अजीम जराइम। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने कितने पाकिस्तानियों को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, डॉलर पकड़े। यानी उस आदमी के खिलाफ 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है, और वो फाइनली जब अदल को ठीक करने की जानिब चलता है, कोशिश करता है कि जनरल मुशर्रफ पर यानी एक मुकदमा बने। वो कौन सी को उठा के ले जाने वाली, को सिविलियन किसी हुकूमत ने आज तक किसी अस्करी अफसर को उठाने की तो जरूरत नहीं कर सकती, वो तो कानूनी तरीका अपनाएगी ना। तो कानूनी तरीका जब नवाज शरीफ की हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ अपनाया, क्या किया गया उस हुकूमत के साथ? परवेज मुशर्रफ को कोई हाथ नहीं लगा सका। जिस पर एंकर ने अबसार आलम को रोकने की कोशिश की, इन तमाम बातें जब अबसार आलम कर रहा था तो वो वॉकआउट कर गया उस शो से। क्योंकि देखें, सेंसरशिप ये मोटे सेठ की जो नजायज कब्जे जिसने किए हुए हैं जमीनों पर, जिसने लूटा हुआ है, आगे भी हमको लूटना है, जिसने टैक्स चोरी करना है, मोटा सेठ, सेंसरशिप उसकी मजबूरी है, वो ब्लैकमेल होगा। अबसार आलम को क्या, सहाफी को उससे क्या है? जिसने काली दौलत नहीं कमाई, काली शोहरत नहीं है उसकी, और उसके हलाल पे यकीन रखता है, वो क्यों डरेगा? वो बात करेगा जो उसने की। तो ये सेंसरशिप उस काले मोटे सेठ की प्रॉब्लम है, किसी जेन्युइन सहाफी का मसला ही नहीं है ये। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जितने लोग, ये 2017 के बाद ये साकिब निसार, और उसके साथ ये मौजूदा भी, अभी जो मैं इस तरफ आ रहा हूं कि आप मलिक रियाज को पकड़ें, आप उसको आजम खान को पकड़ें, इमरान खान को आपने जेल में डालना, बिल्कुल 100 दफा डालें, वो इसी काबिल है। लेकिन क्या वो अकेला था? उसके सहूलतकार कहां है? ये सारा प्लान करने जिन लोगों ने अपने हल्फ तोड़े, वो सारे का सारे उनकी तरफ कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो ये जिस तरह नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, मशहूर बात है ना, क्या एक आधा डॉक्टर नॉर्मल आदमी से ज्यादा खतरनाक होता है, आधा जो मुल्ला है वो ईमान के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि वो आधा इल्म जानता है, पूरा नहीं जानता, बेड़ा गर्क कर देगा। इसी तरह से आधा अदल और आधा इंसाफ, कि सिविलियंस जहां जहां हैं उनको आप बर्बादी कर दें, सब कुछ निशान इबरत ही बना दें, लेकिन बाकी जजों को कुछ कहा जाए ना जनरलों को कुछ कहा जाए। ये आधा जो अदल है ये ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये हमने देखा कि 9 मई के बाद जिन फौजी अफसरों वाला 3 फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और हमने देखा कि किसी को बख्शा नहीं गया। सारी दुनिया तालियां बजा रही है, दाद जाहिर है कि इस पर दाद बनती है कि देखिए आपने टॉप से शुरू किया है एहतसाब, तो अब जाहिर है कि बाकी लोगों को भी किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। सामने दीवार पर लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये जो हमला ये क्यों हो रहा है फौजी अफसरों के खिलाफ, ये सारी कार्रवाई, कोर्ट मार्शल, ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि उन्होंने अपने इदारे पर हमला किया था, फौज पर हमला किया था 9 मई को, उस या सहूलतकार का किरदार अदा किया था। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। तो लेकिन मिसाल यह बन गई है कि अगर फौज पर हमला होगा तो उसको बगावत और संगीन गद्दारी करके उस पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अगर आइन पर हमला हो जाएगा, मुंतखब हुकूमत पर हमला होगा, सिविलियन पर हमला होगा, तो फिर माफी की तमाम गुंजाइशें मौजूद हैं। यह है तासुर, यह है वो आधा अदल और आधा इंसाफ जो ज्यादा खतरनाक है। यानी ये मैं आपसे गुजारिश करूं। और अब मैं आपको बताता हूं ये पेंशन्स के हवाले से, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज का ये दौरा है जो इस वक्त ये अबू धाबी, दुबई, अरब दुबई, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, ना सिर्फ मौशी एतबार से बल्कि सियासी एतबार से। यानी सरमायाकारी की जो दावतें हैं, प्लान्स हैं, वो यानी अपनी जगह है, उस पर तो कोई शक ही नहीं है। ये जो IMF और पाकिस्तान की डील हुई है, मैं आपको बार बार गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां तो किसी ने पाकिस्तान में बताना नहीं है, खासतौर पे मौजूदा वफाकी हुकूमत में तो कोई ये बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको बहरहाल गुजारिश कर दूं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है IMF और ये पाकिस्तान का, इसमें नवाज शरीफ के दोस्तों का, नवाज शरीफ की सरतोड़ कोशिशें शामिल हैं। तो अब वो जो सऊदीया गए हैं, ये सरमायाकारी और सरमायादारी बिल्कुल अपनी जगह होगी, वो प्लान्स और प्रोजेक्ट बिल्कुल अपनी जगह हैं। लेकिन उसके अलावा मेरा ख्याल है कि कुछ और भी जमानतें हैं, मैं इस वक्त इतना ही कहूँगा। जो जाहिर है कि वो जमानतें नवाज शरीफ को चाहिए, इससे पहले कि वो पाकिस्तान आए और दोबारा से इसको राय रास्त पे डाल के दोबारा चले। देखें ना, पहले भी ये 3 दफा हो चुका है। अब वो फिर आके यानी सारा कुछ ठीक करें, तो फिर उसके बाद
पहले क्या हुआ था? तो कोई जमानत चाहिए ना कि आइंदा ऐसा ना हो। आगे चलते हैं जी। ये टैक्स और पेंशन्स का जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, देखिए ये कंसर्न सिटीजन्स हैं जिन्होंने मुझे ये चीजें भेजी हैं, अब आपके सामने मैं रख देता हूं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ाना इसहाक़ डार ने वफाकी बजट 2023 और 24 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में एडहॉक रिलीफ का किया और ग्रेड 1 से लेकर 16 तक 35 और ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफे का ऐलान किया है। रनिंग बेसिक पर किया है, जबकि पेंशन में 17.5 इजाफा और एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशंस की पेंशन 8,500 रुपए से बढ़ा के 10,000 रुपए माहाना करने का ऐलान किया है। पहली बात तो यह कि महंगाई की शरह में 2023 में तारीख की बुलंद तरीन सतह 38% पर है, जबकि खुराक की शरह महंगाई 48.7% है। इस तरह यह इजाफा महंगाई के साथ मैच नहीं करता। दूसरी बात, यह पहली मरतबा हुआ है कि पेंशन में इजाफा तनख्वाहों के बराबर नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के पिछले दौर में 2015, 16 और 17 में तनख्वाह और पेंशन में इजाफा बिल तरतीब 7.5, 10 और 10% हुआ, जबकि इस बजट में दायमी असूल से इनराफ करते हुए तनख्वाह में इजाफा 35% और पेंशन में उससे आधा इजाफा यानी 17.5% किया गया। तीसरी बात, EOBI की पेंशन 8,500 रुपए से बढ़ा के 10,000 रुपए माहाना कर दी गई है, जो बहुत ही कलील इजाफा है, जबकि मजदूर की मिनिमम वेज को 32,000 रुपए मुकर्रर किया गया है, जो EOIB की पेंशन से 3 गुना ज्यादा है। सो ज़ाहिर है खुला तजाद है। चौथी बात यह है कि तनख्वाह में डिस्पैरिटी पहले से मौजूद थी, जिससे छोटे मुलाजमीन मुतासर हो रहे थे और हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेड 1 की इनिशियल बुनियादी तनख्वाह 13,500 रुपए है। 35% इजाफे से उनकी तनख्वाह में सिर्फ 4,742 रुपए का इजाफा होगा और दिसंबर में 430 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा, जबकि ग्रेड 22 के मुलाजिम की इनिशियल बुनियादी तनख्वाह 1,22,190 रुपए है। अच्छा, जिसका मतलब यह है कि उसकी तनख्वाह में जब 30% इजाफा होगा तो वो 36,657 रुपए होगा, जो ग्रेड 1 से 9 गुना ज्यादा है, 9 गुना ज्यादा है। और दिसंबर में 8,710 रुपए इंक्रीमेंट लगेंगे, जो ग्रेड 1 की इंक्रीमेंट से 20 गुना ज्यादा है, 20 गुना। यही वजह है कि छोटे स्केल के मुलाजमीन हमेशा खसारे में रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर वकार हुसैन साहब, ये उन्होंने मुझे ये तवज्जो भी दिलाई है और ये मुझे भेजा है सारा वर्कआउट करके, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बताया कि उनकी जो रनिंग बेसिक है वो तकरीबन 1,60,000 रुपए है। 30% इजाफे पर तनख्वाह 48,000 रुपए तक बढ़ेगी। छोटे ग्रेड वाले की 4 या 5 या 6,000 रुपए और बड़े ग्रेड वाले की 40 या 50 या 60,000 रुपए। इस डिस्पैरिटी को खत्म करने की जरूरत है। अच्छा, अब सूबाई बजट की तरफ आए तो वफाक का तयशुदा इजाफा सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों ने जूं का तूं बरकरार रखा है, जबकि पंजाब में यह प्रॉब्लम है। ग्रेड 1 से 22 तक सबकी तनख्वाह में इजाफा 30% किया और इस तरह 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा 5% कम किया, जबकि पेंशन में 5% इजाफा करके बुजुर्गों का मजाक उड़ाया गया और EOBI को काबिल जिक्र ही नहीं समझा। इसके साथ पंजाब गवर्नमेंट एक और काम करने जा रही है। सूबाई बजट के मिनट्स ऑफ मीटिंग में 30% इजाफा रनिंग बेसिक के बजाय इनिशियल बेसिक पर करने की तजवीज है। इस स्टेप से पंजाब के 2.85 लाख सरकारी मुलाजमीन मुतासर होंगे। दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ग्रेड 1 से 22 के जो मुलाजमीन की तनख्वाह है उसमें 3 गुना यानी 300% इजाफा हुआ है। स्पेशल जुडिशल अलाउंस के नाम पे किया है। 30 और 35% का इजाफा इसके अलावा है। हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब हुकूमत के गैर मुनसिफाना इक़्तिदामात से मुलाजमत में एक ये जो है ना, अब इससे जो आती है, आप कहिए कि कंस्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं, साजिशी थ्योरीज आती हैं और वहां पे अब ये तासुर है पंजाब में जो मुझे बताया गया वो ये है कि अब इसको ये वो लोग हैं जिनकी पेंशनों में बहुत कम इजाफा किया गया है और जिनका मजाक उड़ाया गया है। आइंदा आने वाले इलेक्शंस में इनमें से बहुत से लोग प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। इलेक्शन जो आपकी वोटिंग का प्रोसेस होना है, सारा इलेक्शन होने तो है ना, तो वो जो ड्यूटियां लगानी है इलेक्शन कमीशन ने, ये जो मुतासिर हुए हुए लोग हैं, ये जो एहतजाज कर रहे हैं इस पेंशन में यानी बहुत कम इजाफा, और ये वो इनमें से वो बहुत सरकारी हुकूमत पंजाब के वो सरकारी मुलाजमीन हैं जो इंतहाई नफरत का इजहार कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ, इस यानी पंजाब मौजूदा निगरान हुकूमत के खिलाफ। और इन लोगों ने, ये प्रिजाइडिंग अफसर होंगे, इन्होंने वहां पे इलेक्शन ड्यूटियां करनी है। ये देख लें आप। तो मतलब है कि ये मैं गुजारिश ही कर सकता हूं कि जैसे प्रोफेसर साहब का मैं शुक्रिया अदा किया कि ये जुल्म है, ये जुल्म है। यानी एक जानिब आरिफ अलवी जो है वो सरकारी जहाज़ों पे जा रहा है, दूसरी जानिब आप ये जो झूठ के प्रोपेगेंडे के ये जो न्यूज़ चैनल दर्जनों के हिसाब से खोल रखे हैं और डमी अखबार छप रहे हैं जिन्हें ना कोई पढ़ता है, ना कोई देखता है, ना उनकी कोई हैसियत है, ना औकात है,
और वो न्यूज चैनल जो बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा, जरूरत ही नहीं है उनकी, उनको आप सरकारी इश्तिहारों पे इश्तिहार अरबों रुपए के दे रहे हैं, अरबों रुपए के सरकारी इश्तिहार, रिश्वत दी जा रही है अखबारों को, टीवी को, जरूरत ही नहीं है जिसकी। और ये गरीब पेंशनर और ये गरीब लोग, इनकी यानी जिन लोगों ने कल को इलेक्शन में आपका यानी ऐसी तैसी फेरने की ताकत रखते हैं ये, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। ये फर्क होता है जब लीडर मौजूद ना हो, उसकी पार्टी बेशक हुकूमत में है लेकिन लीडर मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ अगर वहां होता तो ये कभी मुमकिन होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको नवाज शरीफ के दौर के 3 सालों की मिसालें निकाल के बताई हैं कि किस तरह से यानी इंसाफ हुआ था, अब वो नहीं है, तो कीमत किसने देनी है? तो बहरहाल इस दुआ के साथ कि इस आधे अदल आधा इंसाफ और ये नीम मुल्ला और ये नीम हकीम और ये नीम आज़ादी, इससे हम नीम तहजीब इससे निकलें और मुकम्मल एक सांचे में ढलें तहजीब के, आइन की हुक्मरानी के, और मुकम्मल अदल और मुकम्मल इंसाफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों को दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।